गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने डोबेराइन का ट्राइपॉड लॉ, उसके बाद में हमने न्यूलैंड का ऑक्टेन रूल और मेंडलीफ की अपने पास पीरियोडिक टेबल हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया था। अब अपने पास आती है मोर्डनर पीरियोडिक टेबल, जिसको हम बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मोजले ने दी थी, मोजले 1913 में। मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल जो दी थी, तो मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में कहा था कि एलिमेंट्स के जो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके एटॉमिक वेट के क्या होती हैं, आवर्ती फलन होती हैं। जबकि मोजले ने कहा कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी वो उसके एटॉमिक नंबर के क्या होती हैं, आवर्ती फलन होती है, यानी आवर्ती फंक्शन होती हैं, आवर्ती फलन होती हैं। जबकि अपने पास मेंडलीफ जो था उसने कहा था कि अपने पास जो किसी भी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो उसके एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के क्या होती हैं, आवर्ती फलन होती हैं, आवर्ती फंक्शन होती हैं। तो अपने पास मोर्डनर पीरियोडिक टेबल में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, वो यही याद रखनी है कि अपने पास एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के क्या हैं, आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी फंक्शन हैं। जबकि मेंडलीफ ने जो कहा था वो कहा था उसके एटॉमिक वेट के क्या हैं, फ्रीक्वेंसी फंक्शन होते हैं। तो 1913 में उसने ये पीरियोडिक टेबल दी और उस वक्त अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थे वो कम थे। आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 क्या हैं, अपने पास एलिमेंट्स हैं। और अपनी पीरियोडिक टेबल को, यानी कि मोजले ने अपनी पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में क्या किया था, डिवाइड किया था। 4 भागों में डिवाइड किया था। एक अपने पास जो डिवाइड करने का इसका जो तरीका था, उसने कहा था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में क्या करता है, इंटर करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में क्या करता है, इंटर करता है, उस हिसाब से उसने क्या किया, पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो ये उसने क्या बनाए, 4 ब्लॉक बनाए। पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक बनाए, 4 ब्लॉक बनाए। 4 ब्लॉक किस हिसाब से बनाए कि जिस भी एलिमेंट्स में आने वाला जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जिस सब सेल में इंटर करता है, जिस सब सेल में इंटर करेगा, यानी जिस सब सेल में भरा जाएगा, वो एलिमेंट्स उसी सब सेल का क्या माना जाएगा, वो एलिमेंट जो है वो उसी ब्लॉक का क्या माना जाएगा, एलिमेंट माना जाएगा। जैसे मैं ये लिखूं कि अपने पास लिथियम है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s1, यानी कि एस सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ आ रहा है, एस सब सेल में आ रहा है। तो किसी एलिमेंट्स कौन से ब्लॉक का होगा, एस ब्लॉक का होगा। जिस प्रकार से बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम जो है वो कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, 1s2 2s2। तो अपने पास लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो भी एस में भरा गया, तो ये भी एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है। जिस प्रकार से मैं लिखूँ नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर हो रहा है, पी सब सेल में इंटर हो रहा है। इसका मतलब ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा, पी ब्लॉक का होगा। जिस प्रकार से हमने लिख दिया स्केनेडियम, तो AR आर्गन तक 18 3d 4s2 3d1, तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में इंटर कर रहा है, तो वो कौन से ब्लॉक का होगा, डी ब्लॉक का होगा। तो मोजले ने अपनी जो पीरियोडिक टेबल में जो ब्लॉक बनाए, 4 ब्लॉक बनाए या 4 भागों में इसको डिवाइड किया। उसने डिवाइड करने का तरीका क्या था कि किसी भी अपने पास एलिमेंट्स का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जिस सब सेल के अंदर इंटर करता है, यानी जिस सब सेल के अंदर भरा जाता है, वो जो एलिमेंट्स है वो उसी ब्लॉक का क्या माना जाता है, एलिमेंट्स माना जाता है, यानी उसी सब सेल का एलिमेंट्स माना जाता है। यहाँ पर अपने पास एक एक्सेप्शन जरूर आएगा, हीलियम। तो हीलियम जो है वो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। क्या होता है, 1s2, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर किया, इसने एस सब सेल में इंटर किया है। लेकिन हीलियम को कभी भी एस सब सेल के अंदर नहीं रखा जाता है, उसको हमेशा किस सब सेल के अंदर रखा जाता है, पी सब सेल में रखा जाता है। तो ये अपने को एक एक्सेप्शन है जो क्या करना है, दिमाग में रखना है। तो नेक्स्ट मोजले ने अपनी जो पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर उस पीरियोडिक टेबल को 2 भागों में और डिवाइड किया। एक तो ग्रुप में
और एक पीरियड्स में, यानी कि वर्ग में और आवर्त में क्या किया इसने, डिवाइड किया। तो अपने पास मोजले की पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल कितने आवर्त आते हैं, 7 आवर्त आते हैं, यानी कि 7 पीरियड आते हैं। जबकि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर भी अपने पास कितने आवर्त आ रहे थे, 7 आवर्त आ रहे थे, यानी कि 7 अपने पास क्या आ रहे थे, पीरियड आ रहे थे। ठीक इसी प्रकार से अपने पास वर्ग की बात करें, यानी कि ग्रुप की बात करें, तो मेंडलीव वाले में कितने थे, 9 ग्रुप थे। कितने ग्रुप थे, 9 ग्रुप थे, 8 ग्रुप, और उसके बाद में क्या लिखा था, 0 लिखा था। क्या लिखा था, 0 ग्रुप हमने लिखा था। लेकिन मोजले की पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, 18, यानी कि 18 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं, 18। और जो 18 ग्रुप हैं वो सब सेल में भरे हुए इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हैं। अपने से ये भी पूछा जा सकता है कि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप मोजले ने किस प्रकार से क्रिएट किया, यानी किस प्रकार से बनाए थे। तो सिंपल सी बात है, पीरियोडिक टेबल जो बनाई थी मोजले ने वो इस प्रकार से बनाई थी। एस ब्लॉक यहाँ रखा था लेफ्ट साइड में, पी ब्लॉक लिखा था राइट साइड में, और दोनों के बीच में क्या लिखा था, डी ब्लॉक लिखा था। क्या लिखा था, डी ब्लॉक लिखा था। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, अपने पास 3 ब्लॉक है उसने अरेंज किए थे इस हिसाब से, और नीचे इसके क्या रखा था, एफ ब्लॉक रखा था। तो यहाँ पर अपने पास एस जो सब सेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इंटर होते हैं, डी सब सेल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन इंटर होते हैं, और पी सब सेल के अंदर कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो एस के उसने 2 ग्रुप बनाए, डी के उसने 10 ग्रुप बनाए 10 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, और पी के उसने कितने बनाए, 6 ग्रुप बनाए। तो टोटल 2, 10 और 6 टोटल कितने ग्रुप हो जाते हैं, 18, यानी कि 18 ग्रुप हो जाते हैं। कितने ग्रुप हो जाते हैं, 18 ग्रुप। तो इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप क्रिएट हुए, 18 ग्रुप बनाए गए। कौन सी पीरियोडिक टेबल में, मोजले की पीरियोडिक टेबल में, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त थे और कितने थे, 9 ग्रुप थे, जिसमें 8 ग्रुप रोमन अंक में लिखा गया था और 9वें ग्रुप को 0 नाम दिया गया था। तो अपने पास इस प्रकार से 4 तो क्या बनेंगे, ब्लॉक बनने वाले हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। ब्लॉक किस प्रकार से बनाए हैं, ब्लॉक बनाने का तरीका था कि किसी भी अगर हम एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में आता है, जिस सब सेल में आता है, तो जिस सब सेल में आएगा उसी सब सेल के हिसाब से उस एलिमेंट्स को, उस ब्लॉक का क्या माना गया, एलिमेंट्स माना गया। जिस प्रकार से हमने लिथियम का एग्जाम्पल लिया, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1। तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि लिथियम 3 नंबर पे आता है, 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले में एस में 2 भर दिए, सेकंड एस में अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जो भरा गया है वो एस सब सेल में भरा गया है। एस सब सेल में भरे होने के कारण इसको कौन से ब्लॉक का एलिमेंट्स मानते हैं, हम एस ब्लॉक का एलिमेंट्स मानते हैं। जिस प्रकार से बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2। तो यहाँ पर भी लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में भरा गया, एस सब सेल में भरा गया, इसलिए इसको कौन से ब्लॉक का मानेंगे, हम एस ब्लॉक का एलिमेंट्स मानेंगे। उसके बाद अपने पास आता है सोडियम, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1, क्योंकि सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 पे, 2 4 6 10 और 11। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर किया, एस में इंटर किया, इसका मतलब सोडियम भी कौन से ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा। ठीक है, हम जैसे एग्जाम्पल लिया, फिर हमने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा 1s2 2s2 2p3। लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ इंटर हो रहा है, पी सब सेल में इंटर हो रहा है, और पी सब सेल में इंटर होने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे, पी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहेंगे। जिस प्रकार से हम लिख लें कार्बन 6 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, तो 1s2 2s2 और 2p2, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर किया इसने, पी सब सेल में इंटर किया, तो इसलिए हम इसको भी क्या कहेंगे, पी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक इस प्रकार से हमने किसका एग्जाम्पल लिया, आगे स्कैनेडियम का एग्जाम्पल लिया। स्कैनेडियम 21 नंबर पे आता है, Ar आर्गन तक 18 हो गया, 4s2 तो 20, और 21वां जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में इंटर कर रहा है, डी सब सेल में इंटर कर रहा है, इसलिए स्कैनेडियम को हम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट्स मानते हैं, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स मानते हैं। जिस प्रकार से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं जड़ एंड जिंक। तो जिंक का एग्जाम्पल ले हम, जिंक 30 नंबर पे आता है, तो अपने पास Ar आर्गन तक 18 हो गया। उसके बाद अपने पास क्या आएगा, 4s2 3d10 या 3d10 4s2 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में इंटर किया है, डी में इंटर किया है, तो डी में इंटर किया, इसलिए जिंक जो है वो भी क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहलाएगा। तो ये इस प्रकार से तो इसने क्या बनाए, 4 ब्लॉक बनाए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ सब सेल में इंटर करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। अब उसके बाद इसने 2-3 बातें और बताई कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं, यानी कि एल्कली मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कली मेटल, क्योंकि एस ब्लॉक के अंदर और डी ब्लॉक के अंदर
सारी की सारी क्या पाई जाती है, मेटल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, मेटल्स होते हैं। तो इसको हम कहते हैं एल्कली मेटल, यानी कि क्षार धातु। क्षार धातु कहने का रीजन क्या है कि जब भी ये वाटर के साथ क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं, तो क्या बनाती हैं, बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। नेक्स्ट, एस ब्लॉक के अंदर भी अपने पास दो वर्ग बनेंगे, एक तो फेस्ट बनेगा, यानी कि दो ग्रुप बनेंगे। तो एक को तो हमने एल्कली मेटल कहेंगे और दूसरे को क्या कहेंगे, हम एल्कली अर्थ मेटल कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्कली अर्थ मेटल। कहने का मतलब इसके भी हाइड्रोक्साइड जो हैं वो बेसिक नेचर के होंगे और अपने को कहाँ मिल जाएंगे, अर्थ की सरफेस के ऊपर ही मिल जाते हैं, इसलिए हम इसको एल्कली अर्थ मेटल भी कहते हैं। फिर इसी प्रकार से पी ब्लॉक के भी क्या दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं अलग अलग। कौन से वर्ग को क्या नाम दिया गया है वो उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे नाम दिया गया है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट जो लिखा हमने वो एक एक्सेप्शन लिखा, और एक्सेप्शन में हमने क्या लिखा था, हीलियम लिखा था। क्या लिखा था, हीलियम एक्सेप्शन में लिखा। हीलियम को हमने क्या लिखा कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ब्लॉक में, एस सब सेल में क्या करता है, इंटर करता है, लेकिन फिर भी हम इसको पी ब्लॉक के अंदर क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो पी ब्लॉक में एडजस्ट, तो हीलियम लास्ट इलेक्ट्रॉन अपने एस सब सेल में इंटर होता है, तो हम इसको एस ब्लॉक का एलिमेंट्स कहना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको क्या किस में रखा गया है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा गया है। तो ये अपना एक क्या आता है, एक्सेप्शन आता है, यानी कि अपवाद आता है, इसको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट फिर अपने पास ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसको हम पी ब्लॉक में ही क्यों रखते हैं। देखो पी ब्लॉक वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका ऑक्टेंट क्या होता है, कंप्लीट होता है, लेकिन हम तो ये कह सकते हैं कि ऐसा है अपने पास हीलियम जो है उसमें तो है ही 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसका ऑक्टेंट कहाँ से कंप्लीट होगा। लेकिन इसके जो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी हैं वो अदर जो इनर्ट गैस आती हैं, कहने का मतलब अदर जो अपने पास नोबल गैसेज आती हैं उनसे क्या होती है, मैच होती हैं। तो इसको हम कहाँ रखते हैं, 18 वर्ग में रखते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पी ब्लॉक के अंदर रखते हैं। तो अपने पास ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। उसके बाद अपने पास एक चीज़ और आती है और वो आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है उसको पीरियोडिक टेबल में बेचारे को कहीं पर भी नंबर नहीं दिया गया है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से बेकार, आवारा, और एक तरीके से इसका कोई मतलब स्टैंड नहीं है अपने पीरियोडिक टेबल में रखने का। और उसका भी इसने हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कहीं पर जगह नहीं दी गई, उसका भी 2-3 रीजन हम दे सकते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो अपने पास आता है 1s1। तो 1s1 का मतलब ये भी एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, और एक लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एस सब सेल में इंटर हो रही है तो एस ब्लॉक का होना चाहिए। लेकिन एस ब्लॉक के अंदर सारी की सारी क्या आती है, मेटल्स आती हैं। अपने पास कोई भी गैस नहीं आती है, कोई भी नॉन मेटल नहीं आती है, लेकिन हाइड्रोजन एक गैस है, नॉन मेटल है। तो सारी की सारी क्या होती हैं, सॉलिड अपने पास एलिमेंट्स आते हैं एस ब्लॉक में, और उसके बाद वो मेटल्स आते हैं, जबकि ये क्या है, एक प्रकार से गैस है और अपने पास नॉन मेटल है, तो इसको वहाँ पर एस ब्लॉक में भी नहीं रखा गया है। फिर ये भी हम कह सकते हैं सर ये गैस है तो इसको हम पी ब्लॉक में रख सकते हैं, क्योंकि पी ब्लॉक में क्या है, बहुत सारी गैसेज हैं। लेकिन हाइड्रोजन को अगर देखें तो ये अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए लास्ट अपनी जो सेल है उसको कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, जो इसका खाली हो जाता है, फिर ये अपने इसका सेल जो होती है वो सब सेल जो होती है वो खाली हो जाती है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसके ऊपर +1 भी चार्ज आता है और -1 भी चार्ज आता है। जबकि हम गैस की बात करें अपने पी ब्लॉक के अंदर तो उनके ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर है वो प्लस चार्ज भी आता है। तो इसको पी ब्लॉक में भी नहीं रखा गया है। और वैसे देखें तो ये एक प्रकार से इनर्ट गैस भी नहीं है, इसका ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं है, तो 18वें ग्रुप में नहीं रख सकते। 17वें ग्रुप फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो उसमें भी इसको नहीं रखा गया, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, उनकी ज़्यादा है, तो इसलिए इनको पी ब्लॉक में भी नहीं रखा गया है। तो ये अपने पास 2-3 एक्सेप्शन थे। उसके बाद अपने पास आता है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक की सबसे खास बात क्या है कि हम इनको ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स कहते हैं। डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स को ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स कहा जाता है, लेकिन Zn, Cd और Hg, जिंक, कैडमियम और पारा, जिसको हम मरकरी कहते हैं, उसको हम अपने पास ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं। जिसका हम रीजन है वो धीरे धीरे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे पढ़ेंगे वो सब पढ़ेंगे, तो इसका नाम याद रखना आपको, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स कहा जाता है, ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स कहा जाता है, जबकि यानी संक्रमण तत्व कहा जाता है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को अंत संक्रमण तत्व कहलाते हैं, यानी कि इनर ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स कहते हैं। इनर ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स कहने का एक रीजन है क्योंकि एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको कहाँ रखा गया है, डी ब्लॉक के अंदर तीसरे वर्ग में रखा गया है, डी ब्लॉक के तीसरे वर्ग के अंदर रखा गया है। जैसे हम पीरियोडिक टेबल बनाएंगे उसमें हर चीज़ें अपने को क्या आने लगेंगी, धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। ये हम एक प्रकार से इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं।
तो इनर ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स कहने का रीजन क्या है कि ए ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको डी ब्लॉक के अंदर थर्ड वर्ग के 6 और 7th आवर्त में रखा गया, यानी थर्ड ग्रुप के अपने पास जो 6 और 7 जो पीरियड है उसके अंदर रखा गया। इधर से ऊपर टॉप टू बॉटम की बात करें, हम टॉप टू बॉटम की बात करें तो कौन से में आएगा ये, थर्ड ए, या फिर मैं ये कह सकता हूँ तीसरे वर्ग में आएगा। जबकि हम लेफ्ट से राइट की बात करें तो इसको 6 और 7 पीरियड के अंदर रखा गया है, किसमें, डी ब्लॉक के अंदर। और वहाँ पर जगह कम होने की वजह से उन दोनों रो को निकाल कर कहाँ रख दिया गया है, पीरियोडिक टेबल के नीचे रख दिया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं, यानी कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये अपने पास ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स हैं, ये इनर ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स नहीं बोले जाते, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी। जड़न जिंक जो 30 नंबर पे आता है, CD कैडमियम जो 48 नंबर पे आता है, और Hg मरकरी यानी कि 80 नंबर पे आता है। इन तीनों एलिमेंट्स को हम क्या नहीं बोलते हैं, ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स कौन से ब्लॉक के हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। जबकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स बोला जाता है। उसके बाद अपने पास पीरियोडिक टेबल में हम टेंडेंसी पढ़ने वाले हैं। टेंडेंसी में अपने पास 4 सबसे इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, जैसे उसके रेडियस, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, उसके बाद कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वान डेर वाल रेडियस। तो ये चीज़ें अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी और थ्योरी के लिए भी। यानी कि अगर हम टोटल केमिस्ट्री पढ़ें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने को ये जो हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि ये जो थर्ड चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं, अगर अपने को थर्ड चैप्टर क्लियर हो जाता है तो अपने पास सीधा सीधा मैं ये कह दूंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई डाउट नहीं रहेगी कभी भी। तो एक तो अपने को पढ़ना है इसकी एटॉमिक रेडियस को। एटॉमिक रेडियस के बाद में अपने पास जितनी भी रेडियस आती हैं वो सारी पढ़नी है, कोवेलेंट रेडियस, वान डेर वाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस और आयनिक रेडियस। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जब भी कोई एलिमेंट्स एक दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो किस प्रकार का कंपाउंड बनेगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा या फिर अपने पास आयनिक कंपाउंड बनेगा, ये डिपेंड करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इसकी आयनन एंथैल्पी। आयनल एंथैल्पी का मतलब ये है कि कोई एलिमेंट्स अगर अपने पास कोई एटम अपने को कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ले रहा है, तो वो कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा और कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा। कहने का मतलब ये कह सकते हैं हम कौन सा एलिमेंट जल्दी रिएक्शन करेगा और कौन सा एलिमेंट धीरे रिएक्शन करेगा। ये सब अपने को किससे पता लगेगा, उसकी आईपी, आयनन एंथैल्पी से। तो और नेक्स्ट हम जो हम पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी कि किसी एलिमेंट्स में अगर हम इलेक्ट्रॉन जोड़ें तो कितना जल्दी उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और कितना जल्दी बॉन्डिंग पोजिशन में आता है, वो हम पढ़ेंगे उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता में। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा या नेक्स्ट जो अपना लेक्चर रहेगा वो रहेगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसको कंप्लीट हम बोर्ड पे बनाएंगे, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसकी पीरियोडिक टेंडेंसी के बारे में। धन्यवाद।